हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हिंदी भाषा का विकास। तो इकाई 1 यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो दिया गया है उन्हीं टॉपिक्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। हालाँकि ये टॉपिक आपके हिंदी भाषा का विकास, ये टॉपिक आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, तो दोनों ही या कह लें तीनों ही परीक्षाओं की जो पहले यूनिट है, जो आपका सिलेबस दिया गया है उसके पहले यूनिट हिंदी भाषा का विकास है। तो ये तीनों ही परीक्षा के लिए लाभकारी हैं। तो चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आरंभिक हिंदी का व्याकरणिक स्वरूप। इससे पहले जो बाकी वीडियोस थे हिंदी भाषा के ऊपर, चाहे प्रश्नोत्तर हो चाहे फिर भारतीय आर्य भाषाओं की बात हो, तो इन सभी के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया था। हिंदी का भौगोलिक विस्तार आदि इन सब पे चर्चाएं हो चुकी हैं और इसके वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से वो वीडियोस देख लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगी ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो चलिए आज हम बात करेंगे आरंभिक हिंदी का व्याकरणिक स्वरूप। तो पहली चीज़ आती है, जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं आरंभिक हिंदी, तो आरंभिक हिंदी से क्या तात्पर्य है कि यहाँ पे कौन से हिंदी की बात हो रही है, आरंभिक हिंदी से तात्पर्य क्या है। तो आरंभिक हिंदी यानी कि अपभ्रंश एवं अवहट के बाद और खड़ी बोली के साथ हिंदी के मानक रूप स्थिर एवं प्रचलित होने से पूर्व की अवस्था, यानी कि आरंभिक हिंदी हम किसको कहेंगे, तो इसको हम पुरानी हिंदी कह सकते हैं, आरंभिक हिंदी कह सकते हैं, कि जो अपभ्रंश और अवहट के बाद और खड़ी बोली से पहले आई। तो ये जो बीच का टाइम था, उस समय में जो भाषा आई वो भाषा क्या कहलाई, आरंभिक हिंदी। ठीक है, समय सीमा की बात करें तो इसकी समय सीमा क्या थी, तो 13वीं-14वीं शती में देश भाषा को हिंदी या हिंदवी नाम देने में अबुल हसन या अमीर खुसरो का नाम उल्लेखनीय है। तो ये नाम देने वाले, अब हिंदी या हिंदवी नाम किसने दिया था, ये भी प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये नाम जो है अमीर खुसरो के द्वारा दिया गया है। खड़ी बोली की शुरुआत जो है इन्हीं के द्वारा की गई थी। इसके बाद बात करें तो देखिए आरंभिक हिंदी या जो हम पढ़ते हैं वो यही है। इसके बाद अगर बात करें तो 15वीं-16वीं शती में देश भाषा, तो देश भाषा ही आरंभिक हिंदी क्या थी, जो देश भाषा थी उसके समर्थन में जायसी ने क्या कहा है, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती अहीं जामे मरण प्रेम का सवे सराहे ताही। तो ये कथन जो है जायसी का आरंभिक हिंदी देशी भाषा के समर्थन में है। यह द्रष्टव्य है कि जायसी की कविता की भाषा अवधी है और खुसरो की देशी भाषा दहलवी। इसके बाद अगर बात करें तो दक्षिणी हिंदी के लेखकों ने अपनी भाषा को, तो दक्षिणी हिंदी की जिन्होंने शुरुआत की थी उन लोगों ने अपनी भाषा को क्या कहा था, हिंदी या हिंदवी। तो यहाँ अगर बात करें प्रारंभिक या फिर आरंभिक हिंदी की, तो ये एक ऐसा भाषा समूह है जिसमें आज की हिंदी प्रदेश की 17 बोलियां सम्मिलित हैं। तो हिंदी भाषा में अगर बात करें बोलियों की, तो हम कितनी बोलियां पढ़ रहे हैं, 18। लेकिन उस समय की जब बात हो रही तो इसमें प्रारंभिक हिंदी में जो बोलियां शामिल थी वो थी 17। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मानना है कि पुरानी हिंदी अपभ्रंश संस्कृत एवं प्राकृत से मिलती है। तो इनके अनुसार जो है पुरानी हिंदी का संबंध किससे था, कौन कौन सी भाषाएं उसमें सम्मिलित थी, तो अपभ्रंश देखने को मिला, संस्कृत और प्राकृत से मिलती जुलती भाषा थी। और पिछली पुरानी हिंदी में शौर शैनी ही हिंदी की भूमि हुई है। तो पुरानी हिंदी की जो कह सकते हैं इसकी शुरुआत शौर शैनी अपभ्रंश से हुई है। तो आरंभिक हिंदी का काल, अब आरंभिक हिंदी का जो समय सीमा है यहाँ पे आप नोट डाउन कर लें कि समय सीमा कब है इसकी। तो यहाँ पे आरंभिक हिंदी की जो समय सीमा की बात की गई है तो वो 1000 से लेके 1800 ईस्वी तक की जो समय सीमा है, काल अवधि है, वो आरंभिक हिंदी की रही है। यहाँ पे आपको समय सीमा पता चल गया, आरंभिक हिंदी है क्या वो पता चल गया, कौन से टाइम के पीरियड के बाद जो है आरंभिक हिंदी की शुरुआत हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास
सिद्धों की वाणियों से शुरू किया है। कुछ विद्वानों ने जैन कवि पुष्पदंत को हिंदी का आदि कवि माना है, परंतु उनकी कृति तिसठित महापुरुष गुणालंकार की भाषा निसंदेह अपभ्रंश है। तो पुष्पदंत को जो है हिंदी का आदि कवि विद्वानों के द्वारा माना गया है। शुक्ल ने भी जो हिंदी का इतिहास जब लिखा तो हिंदी भाषा की शुरुआत उन्होंने सिद्धों की वाणियों से इसकी शुरुआत की है। कि उनके अनुसार हिंदी भाषा की जो शुरुआत हुई है वो सिद्धों की वाणियों में उसका रूप देखने को मिला है। पौंचर्यु के महाकवि स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। मैथिल कवि विद्यापति की 2 पुस्तकें अवहट्ट में हैं, परंतु पूर्वी हिंदी के बीज उनमें भी मिलते हैं। यानी कि पूर्वी हिंदी की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत मिलावट उनकी उन कवियों में भी है, उनकी इन पुस्तकों में भी देखने को मिलता है। अवधि के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद की भाषा को आरंभिक हिंदी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका रचना काल जो है 14वीं सदी का अंतिम चरण है। तो इनको हम मुल्ला दाऊद की रचना को हम आरंभिक हिंदी के अंतर्गत नहीं रख सकते, उसके बाद का जो समय है उसमें रख सकते हैं। नाथ योगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का अधिक निखरा रूप है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिला आरंभिक हिंदी का जो समय है वो है नाथों की वाणियों में। ठीक है, इसी परंपरा को नामदेव, जयदेव, त्रिलोचन, बेनी, साधना और कबीर आदि कवियों ने आगे बढ़ाया है। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ें क्यों बताई जाती है। देखिए मतलब इन लेखकों कवियों के बारे में आप जो जान रहे हैं इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात बता दूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसकी समय सीमा है आरंभिक हिंदी की वो अपभ्रंश अवहट्ट के बाद और खड़ी बोली से पहले की है। तो इस बीच में जितनी भी रचनाएं लिखी गई वो सारा जो है आपका आरंभिक हिंदी के अंतर्गत आता है। वहीं पे अगर बात करें शुद्ध खड़ी बोली की तो इसकी शुरुआत जो है अमीर खुसरो की शायरी में हमें मिल जाती है। खड़ी बोली में रोड़ा कवि राउरबेली की खड़ी कृत राउरबेल जो रचना है उसमें खड़ी बोली के कुछ रूप देखने को मिलते हैं। राजस्थान के आसपास अपभ्रंश, डिंगल, पेंगल एवं शुद्ध मरुभाषा का प्रयोग होता रहा है। हिंदी के आदिकाल का अधिकांश साहित्य राजस्थान से प्राप्त होता है। तो ये इसकी समय सीमा हो गई और किन किन कवियों का जो है आरंभिक हिंदी की रचनाओं में जो उल्लेख मिलता है वो आपने जान लिया। अब आपको ये जो पढ़ना है वो है ध्वनिगत विशेषताएं। तो अब बात करते हैं ध्वनिगत क्या विशेषता है, यानी कि आपको जो मुख्य रूप से जानना है आरंभिक हिंदी का जो व्याकरणिक स्वरूप है इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। अब चलिए देखते हैं। तो अपभ्रंश में क्या था, संयुक्त स्वर नहीं थे, यानी कि जो 2 वर्ण थे। ये मैंने आपको जब अपभ्रंश पुरानी हिंदी अवहट्ट के बारे में बताया था तो मैंने आपको टेबल फॉर्म में तीनों का बहुत अच्छे से बताया था। तो एक बार आप उनको देख लीजिएगा कि अपभ्रंश अवहट्ट व पुरानी हिंदी का क्या संबंध है, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगा। अब यहाँ जो मुख्य रूप से देखिए क्या कहा गया है कि अपभ्रंश में संयुक्त स्वर नहीं थे, यानी कि वहाँ पे क्या था, जैसे हम क्र लिखते हैं तो वहाँ पे चक्र, जो मान लीजिए एक शब्द है चक्र, तो हम क्या बोलते हैं, चक्र बोलते हैं। लेकिन उस समय जो अपभ्रंश में जो भाषा थी उसमें इसको चक्क बोला जाता था। तो ये जो 2 शब्दों का द्वितीयकरण था शब्दों का, तो संयुक्त स्वर नहीं थे। हिंदी में ए, ओ, आई, आउ, या आदि संयुक्त स्वर इस काल में प्रयुक्त होने लगे। सब शब्द स्वरांत होते हैं, व्यंजनांत नहीं, जैसे दिशा, सुहंता, जुगती, अवधु आदि। तो इस प्रकार से जो है स्वरांत, स्वर से संबंधित शब्द जो है वो होते थे, व्यंजन के शब्द कम नहीं होते थे। अगले स्वर पर बलाघात के कारण पूर्व स्वर जो है वो ह्रस्व हो जाता था और कभी कभी जो है वो लुप्त हो जाता था। तो यहाँ पे क्या था, अगले स्वर की बात जैसे हो रही है तो अच्छई, तो पीछे वाला स्वर क्या है, सारा का सारा जोर आगे वाले पे आ गया। तो ये जो छई शब्द है ये इस पे जोर नहीं है, अच्छ पे ज़्यादा आ रहा है, तो ये पीछे वाला कभी कभी लुप्त भी हो जाता था। अरण्य, तो रण्य या रन आदि। अब बात करें ह्रस्वीकरण, आरंभिक हिंदी में दर्शनीय है। तो ह्रस्वीकरण जो है आपको आरंभिक हिंदी में देखने को मिलता है। ह्रस्व स्वरों का दीर्घ रूप अधिकांशतः क्षतिपूर्ति का परिणाम है, कहीं कहीं अकारण दीर्घीकरण भी हुए हैं।
मध्य स्वर लोप एवं अन्यत्र स्वर लोप की प्रवृत्ति भी आरंभिक हिंदी में देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता था, जैसे कि आपका मध्य स्वर हो गया, बीच का कोई स्वर हो जाता था वो भी हट जाता था, और तो ये जो स्वर लोप की प्रवृत्ति है वो आपको आरंभिक हिंदी में दिखाई देती है। हिंदी में अपभ्रंश के द्वित्व की जगह केवल एक वर्ण रह जाता है और पूर्ववर्ती स्वर में क्षतिपूरक दीर्घता आ जाती है। जैसे शब्द की बात करते हो, देखिए निश्वास है, तो उस समय जो अपभ्रंश भाषा में क्या था, निश्वास बोला जाता था या फिर निश्वास। तो ये जो शब्दों का क्या था कि यहाँ पे जैसे दो वर्ण है, केवल एक वर्ण रह जाता था, और पूर्ववर्ती में ये जो क्षतिकरण जो है, क्षतिपूर्वक दीर्घता आ जाती थी। तो ये वर्ड हट गया, ये शब्द हट गया, और ये क्या बन गया शब्द का, निसास। भक्त का भत या भात शब्द बन जाता था। तो शब्द का जो है दीर्घता आ गई और पहले वाला शब्द भी हट गया। तो इस प्रकार से शब्दों का क्षतिकरण दीर्घता आ जाती थी। री हिंदी में तत्सम शब्दों में ही लिखी जाती है, किंतु इसका उच्चारण, तो लिखने में तो री ऐसे लिखते हैं, लेकिन बोलने में क्या था, री शब्द का उपयोग होता था, तथा गुजराती में इसी तरह रू शब्द का प्रयोग होता था। री के स्थान पर री, अ, उ, ई आदि कई ध्वनियाँ दिखाई देती है। जैसे मैंने वहाँ पे उदाहरण दिया था कि जैसे आप ऋतु लिखते हैं तो ऋतु आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन जो अपभ्रंश था उस समय री वर्ड ऐसे, तो ऋतु को हम ऐसे लिखते थे, या तो ऋतु लिखते थे या फिर उतु करके लिखते थे। तो इस प्रकार से जो शब्द था उसका रूप देखने को मिलता है। संज्ञा विशेषण के अंत में उ पुल्लिंग की और ई स्त्रीलिंग की पहचान थी। तो पुल्लिंग में क्या था, उ शब्द अंत में आता था और स्त्रीलिंग में ई शब्द आता था। ठीक है। स्वर गुच्छ जो प्राकृत और अपभ्रंश में बहुत अधिक थे, हिंदी में भी प्रचलित रहे। पश्चिमी हिंदी की अपेक्षा पूर्वी हिंदी में कुछ अधिक थे। आरंभिक हिंदी में अपभ्रंश की सभी व्यंजन ध्वनियाँ प्रचलित थी, लेकिन मूर्धन्य उत्क्षिप्त ड़ ढ की ध्वनियाँ हिंदी की अपनी ध्वनियाँ हैं। तो पहले जो है ये र और ये जो ढ वर्ण है वो पहले नहीं था, इनका विकास जो है अवहट्ट में ही हो गया। आरंभिक हिंदी में भी ये प्रचलित रही। ऊष्म वर्ण श लेखन में रहा, किंतु ख उच्चारित होता था। तो ये जो है श, ये उच्चारित तो होता था, मतलब लिखने में तो होता था, ऊष्म वर्ण इसको बोलते हैं। तो ऊष्म वर्ण जो है लेखन में तो लिखा जाता था, लेकिन जब इसको उच्चारण की बात आती थी तो इसको यहाँ पे ख की तरह यूज किया जाता था। जैसे अगर शब्द की बात करूँ तो जैसे पक्ष है, तो क्या बोलते थे, हम बोलते हैं इसको पक्ष, लेकिन या फिर तो श वर्ण की भी बात है, या फिर श कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे अब यहाँ पे जैसे मैंने चलो श वर्ण का ही उदाहरण लिया था, तो इस टाइम पे जो बोला जाता था वो था, इसको पख बोला जाता था, और वहीं पे श की जगह जो है ख शब्द यूज़ होता था। य का ज में तथा व का ब में रूपांतरण हुआ, तो य बोला जाता था। शब्दों के अंत में य को कैसे बोला जाता था, ज, और व को ब रूप में बोला जाता था। कुछ व्यंजनों के महाप्राण रूप विकसित हो गए, जैसे रह, नह, लह। तो इसमें कोई भी शब्द जैसे चल हो गया तो इसको चलन बोला जाता था। तो इस प्रकार से जो है शब्द बोले जाते थे। विदेशी भाषाओं के प्रभाव से क, ख, ग, ज़, फ का प्रयोग हिंदी में मिलता है। तो पहले जो है नहीं आते थे, लेकिन बाद में ये क, ख, ग, इस प्रकार से शब्दों का समावेश हिंदी में भी देखने को मिला। अनुनासिक व्यंजनों में अंग, य स्वतंत्र नहीं है, जो अवहट्ट में स्वतंत्र थे। तो ये जो अनुनासिक व्यंजन है ये क्या था, हिंदी में स्वतंत्र नहीं है, लेकिन जो अवहट्ट की भाषा थी उस समय उसमें स्वतंत्र रूप इसका दिखाई देता है। हिंदी संयोग रूप में आते हैं, परंतु प्रायः इनके स्थान पर अनुस्वार मिलता है, जैसे गंगा, पुंज, लंक आदि। प्राचीन हिंदी में ण इतना अधिक है कि न का भी ण कर दिया गया है। शब्द के आदि में ण का प्रयोग विरल है। र और ल अभेद है, कहीं र काल, कहीं ल का र मिलता है। तो ये चीज़ें जो है पुरानी हिंदी में देखने को मिलती है। जैसे कि अगर ण की बात करें, अब जैसे खाना हो गया तो क्या बोलते हैं इसको, खाना, लेकिन ण शब्द का इतना ज़्यादा प्रयोग होता था
इसको भी क्या बोला जाता था, खाना, सॉरी ऐसे खाना बोला जाता था। इसी प्रकार से जो है र और ल में भी शब्द का विभेद था, कहीं पे र को ल और ल को र बोला जाता था। शब्दों के बीच में ख, घ, थ, ध, फ, भ के स्थान पर ह हो गया। तो यहाँ पे जैसे ख बोला जाता था या कोई भी शब्द हो गया तो उसके स्थान पे ह शब्द का ज़्यादातर प्रयोग होता था। कुछ इस प्रक्रिया के कारण और कुछ व्याकरणिक रूपों के कारण आदि हिंदी हकार बहुला लगती है, क्योंकि ह शब्दों का प्रयोग अधिक होता था। शब्द के आदि में पड़ने वाले संयुक्त व्यंजनों में एक ही रह गया, जैसे स्कंद से कंधा, क्रोधे से क्रोहे आदि। बहुत से ऐसे शब्द मिलते हैं जिनके प्रयोग संयोग से बीचों बीच स्वर लाकर संयोग से काट दिया गया है, जैसे प्रकार का प्रकार, धर्म का धर्म आदि। तो इसमें क्या है, जो स्वर है वो समाप्त हो गया है और बीच में जो है इनको जोड़ दिया गया। शब्दों के बीच आने वाले संयुक्त व्यंजन नृत्य हो गए थे। अवट में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं, परंतु आरंभिक हिंदी में बहुत अधिक उदाहरण मिलती हैं। तो क्या था, ये शब्दों का जो है द्वितीकरण देखने को मिलता है। तो अवट में आपको ऐसे उदाहरण मिले और उसके बाद जो है ये आरंभिक हिंदी में बढ़ गया, जैसे दुज्जन, दुर्जन, दुट, दुट, दुष्ट। तो शब्दों का क्या है, द्वितीकरण हो गया। और अक्षर का पूर्वी बोलियों में छ और पश्चिमी बोलियों में ख हो गया। जैसे मैंने बताया था, जैसे अगर आप लक्ष्मण लिखते हैं तो लक्ष्मण को क्या बोला जाता था, छ शब्द प्रयोग होता था, तो ये लक्ष्मण। और पश्चिम बोलियों में ख तो लखन शब्द का प्रयोग जो है होने लग गया। ये आरंभिक हिंदी में किस प्रकार अपभ्रंश, अवहट और पुरान आरंभिक हिंदी में किस प्रकार शब्द का प्रयोग हुआ। जिन संयोगों का पहला अंग अनुनासिक व्यंजन था वह संयुक्त तो नहीं रहा, केवल अनुनासिक व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार हो गया। जैसे पंडित से जैसे ऐसे आता था तो पंडित हो गया, खम्भ से ये खम्भ, ऐसे माँ की जगह क्या हो गया, बिंदी आने लग गया। तो इस प्रकार से जो है शब्दों का परिवर्तित रूप जो है, व्याकरण स्तर पर शब्दों का परिवर्तित रूप जो है देखने को मिला। तो यहाँ मैंने आपको संपूर्ण चीज़ें जो है बता दी, और इसको अगर ज़्यादा अच्छे से समझना है तो जो मैंने अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी के बीच जो अंतर बताया था, एक बार उनको भी देख लीजिएगा, ताकि टेबल के फॉर्म में जो है आप ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को समझ सकती हैं। तो यहाँ मैंने आपको संपूर्ण डिटेल जो है आपको बता दी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, और आगे भी आपको इसी प्रकार से इस टॉपिक पे वीडियो मिलते रहेंगे। और किसी टॉपिक से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।